हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम पर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक जो है हमारे पास एक मेथड जिससे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो उसी के बारे में हम पर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, कभी कभार जब आसान क्वेश्चन पूछना होता है तो वो यही पूछ लेता है कि पर्ट का फुल फॉर्म क्या है। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक है। पर्ट इज एन इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क। इसमें हम किस पे फोकस करते हैं? इस पे इवेंट्स पे फोकस करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पर्ट में हम इवेंट पे फोकस करते हैं। इवेंट क्या होता है? अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक्टिविटी हम एरो पे दिखाते हैं, और इवेंट जो है वो हम किस पे दिखाते हैं? वो हम नोड्स पे दिखाते हैं या फिर सर्कल्स पे दिखाते हैं। यहाँ पर ये जो है ये इवेंट होता है और ये एक्टिविटी होती है। इवेंट होता है स्टार्टिंग या कंप्लीशन किसी एक्टिविटी का, उसे हम इवेंट कहते हैं, इसको भी इवेंट कहेंगे। और एक्टिविटी हो गया एक्चुअल जो एक्टिविटी हो रही है उसका, उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे स्टार्टिंग ऑफ एक्सकेवेशन, एक्टिविटी पे दिखाएंगे एक्सकेवेशन, मतलब कि एक्सकेवेशन हो रहा है। और कंप्लीशन ऑफ एक्सकेवेशन, ये स्टार्टिंग ऑफ एक्सकेवेशन एंड कंप्लीटिंग ऑफ एक्सकेवेशन जो है, इनको हम क्या कहेंगे? इनको इवेंट्स कहेंगे। और ये एक्सकेवेशन जो एक्चुअल एक्सकेवेशन हो रही है इसको एक्टिविटी कहेंगे। तो पर्ट जो होता है ये इवेंट ओरिएंटेड नेटवर्क होता है। इसमें हम इवेंट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग ऑफ एक्सकेवेशन एंड कंप्लीशन ऑफ एक्सकेवेशन, इन पे ज्यादा फोकस करते हैं। ये किसने डेवलप किया था? यूएस नेवी नेवी ने डेवलप किया था इन 1950। इट इज एन इवेंट इज इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑफ द स्टेज दैट मार्क्स द स्टार्टिंग एंड कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी। ये मैंने पहले भी आपको बताया। स्टार्टिंग या कंप्लीशन जो दिखाता है उसे हम इवेंट कहते हैं। तो ये भी ऑब्जेक्टिव एक पूछा जाता है कि पर्ट इज यूज्ड इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। पर्ट किस में हम लगाते हैं? पर्ट वाला मेथड हम लगाते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे हम अनसर्टेन होते हैं कि कब ये कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास ये वैक्सीनेशन डेवलप करने का मामला था, ये हमें पता नहीं था। कभी बोल रहे थे 6 महीने में तैयार होगी, कभी बोल रहे थे साल लगेगा, 2 साल लगेगा। तो इसमें जिन चीजों में हम सर्टन नहीं होते हैं कि कितने टाइम में हमारा जो है कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, जो पहली बार हो रहा है, मतलब कि जो जो कोई चीज हम पहली बार कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना का वैक्सीन जो है वो पहली बार हमें बनाना था, इसीलिए उस टाइप ऑफ वर्क्स के लिए हम रिसर्च, उन टाइप्स ऑफ वर्क्स को हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं। और इनमें पर्ट का यूज किया जाता है। तो PERT is used for those projects where the time required to complete various activities is not known with certainty। तो उन टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए हम PERT यूज करते हैं जिनमें हमें यह नहीं पता होता है कि कितना टाइम हमें लग सकता है एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। तो उन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए हम पर्ट को यूज करते हैं जहां पर हमें पता नहीं होता कि कितना टाइम लगेगा। तो पर्ट एनालिसिस डज नॉट कंसिडर कास्ट। पर्ट में हम कास्ट को कंसिडर नहीं करते हैं कि हमें कास्ट कितना लगेगा। कास्ट कितना भी लगे लेकिन हमारा जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, यह होता है मकसद पर्ट का। इट फॉलोज द प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच। ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच पे वर्क करता है, मतलब कि हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता। तो ये चीज जो होती है इसको हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच कहते हैं। तो पर्ट के बारे में आपको ये डेफिनेशंस में से ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो ये हुआ जो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा तो इन डेफिनेशंस में ही पूछेगा कि पर्ट किस में यूज किया जाता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, पर्ट में हम क्या होते हैं? हम अनसर्टन होते हैं कि एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी। ऐसे ही जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ऐसे आपको आपको पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो पर्ट में जो है टाइम एस्टिमेट जो है वो 3 टाइप के होते हैं। पर्ट आपने सुना होगा पहले भी। टाइम इज द मोस्ट एसेंशियल एंड बेसिक वेरिएबल पार्ट ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो टाइम एक वेरिएबल होता है। इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देयर इज एन अनसर्टेनिटी अबाउट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटीज। तो पर्ट जो है इसमें हम अनसर्टेन होते हैं कि हमारा कितना टाइम लगेगा किसी भी प्रोजेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल हम कोई नई रिसर्च कर रहे हैं, उसमें हमें पता नहीं होता है कि हमारी ये रिसर्च कब कब तक जो है कंप्लीट होगी। तो इसीलिए हम वी टेक 3 टाइम एस्टिमेट्स। हम कितने टाइम एस्टिमेट लेते हैं? 3 टाइम एस्टिमेट।
एक तो हो गया ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, एक हो गया पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, एक हो गया हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट। तो ये होते हैं तो हमारे पास तीन टाइम एस्टिमेट जो हम पर्ट में यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट जो होते हैं ये हम पर्ट टाइम एस्टिमेट्स में लिखते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट आपने सुना होगा। ऑप्टिमिस्ट हम किसे कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट जो सब कुछ जो है अच्छा सोचता है उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। मतलब कि जो सोचता है कि सब कुछ ठीक ठाक ही होगा तो उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जो होता है वो कम होता है, क्योंकि ये सोचता है कि सब कुछ जो है चंगी तरह होगा, मतलब कि सब कुछ अच्छी तरह होगा। तो इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जो होता है वो कम होता है। तो यहां पर हम देखते हैं इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड इन आइडियल कंडीशंस। तो मतलब क्या है? ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट जो होता है ये टीओ से हम दिखाते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम होता है किसी भी एक्टिविटी करने का। कोई शॉर्टेस्ट टाइम मतलब कि सबसे कम टाइम कितना ले सकती है हमारी एक्टिविटी, उसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम एक्टिविटी कहते हैं अंडर आइडियल कंडीशन। मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, मतलब कि कोई फॉर एग्जांपल हम कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी कर रहे हैं, नई टाइप की कंस्ट्रक्शन, तो हमें कभी बारिश नहीं हुई, कभी फ्लड नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, तो उसे हम कहते हैं आइडियल कंडीशन। इट रिप्रेजेंट्स द टाइम कंप्लीशन फॉर द एक्टिविटी इफ एवरीथिंग गोज परफेक्टली वेल विद नो प्रॉब्लम और एडवर्स कंडीशन। मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या कोई एडवर्स कंडीशन ऐसी नहीं आई, उस वक्त हमें जो टाइम लगेगा उसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। बेटर देन नॉर्मल कंडीशंस आर एज्यूम्ड टू प्रिवेल। मतलब कि नॉर्मल कंडीशन से भी अच्छी कंडीशंस हम सोच के चलते हैं कि सबसे अच्छी कंडीशंस जो है इस एक्टिविटी के दौरान चलेंगी, तो उसे हम डिनोटेड बाय टीओ। मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम जो है वो हम सोचते हैं कि सबसे अच्छा, अच्छी तरह हमारा काम हो गया और सबसे कम टाइम हमें लग गया। तो इसके बाद आ जाता है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्ट आपको पता ही होगा। पेसिमिस्ट होता है जो ऐसा सोचता है कि सब कुछ खराब ही होगा, मतलब कि सब कुछ खराब ही होगा। तो ये सबसे ज्यादा जो है टाइम दिखाएगा कि सबसे ज्यादा टाइम कितना लग सकता है। तो पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट क्या होता है? टीपी से हम डिनोट करते हैं। इट इज द बेस्ट गेस ऑफ द मैक्सिमम टाइम दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। ये होता है मैक्सिमम टाइम कितना लग सकता है हमारे एक्टिविटी में। इट रिप्रेजेंट्स द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। मतलब कि सब गलत ही हो रहा है। मतलब कि अगर नॉर्मली जो है वेदर जो है 15 दिन ठीक रहता है तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ये सोच के चलता है ऐसा कि 28 दिन जो है हमारा वेदर खराब रहा, तब हमारा टाइम कितना लगेगा। मतलब कि ये सब कुछ सोचता है कि सब कुछ खराब ही होगा हमारे प्रोजेक्ट में। इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग द एबनॉर्मल सिचुएशन प्रिवेल्ड। तो ये सोचता है कि सबसे ज्यादा एबनॉर्मल कंडीशन होती है तो उस वक्त हमें कितना टाइम लगेगा। तो पेसिमिस्टिक टाइम डज नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक, फ्लड एंड फायर। तो ये अर्थक्वेक, फ्लड और फायर जो है लेकिन ये कंसिडर नहीं करता है, क्योंकि अर्थक्वेक, फ्लड और फायर जो है ये इंसिडेंट कभी कभार होते हैं, इसीलिए इनको नहीं लिया जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं कहेंगे कि अर्थक्वेक भी इसी दौर में आ जाएगा, फ्लड भी आ जाएगा और फायर भी, तो ये इनको नहीं लेता है कंसिडरेशन में। लेकिन फिर भी जो है हमारे पास और भी चीजें हो सकती है, बारिश हो सकती है वगैरह हो सकती है, तो उन चीजों को लेकर चलता है। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास मोस्ट लाइकली टाइम। तो मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है? इट इज द टाइम ऑफ द एक्टिविटी दैट एक्टिविटी वुड मोस्ट ऑफन रिक्वायर इफ द नॉर्मल कंडीशन प्रिवेल। अगर नॉर्मल कंडीशन जो जैसा चल रहा है वैसा ही अगर चलेगा तो उसे हम मोस्ट लाइकली टाइम कहते हैं। इट लाइज बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ये जो बीच वाला टाइम होता है, मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम के बीच में जो टाइम हमारे पास होता है उसे हम कहते हैं मोस्ट लाइकली टाइम। इट रिफ्लेक्ट्स द सिचुएशन वेयर द कंडीशंस आर नॉर्मल एंड इज डिनोटेड बाय एल, टी एल। तो ये हम टी एल से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये मान के चलता है कि हमारे पास कंडीशन जो है वो नॉर्मल थी। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम में जो है वहां पर जो कंडीशंस होती है वो नॉर्मल से भी अच्छी होती है, और जो हमारे पास पेसिमिस्टिक टाइम होती है वहां पर जो है वर्स्ट कंडीशंस होती है, और मोस्ट लाइकली टाइम में जो है वहां पर नॉर्मल कंडीशंस हम सोच के चलते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपको ये चीज एक याद रखनी है, पर्ट जो है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। ये आपको याद रखना है कि पर्ट जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फॉलो करता है। अगर हमें
टाइम एस्टिमेट यहाँ पर दिखाना है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच होती है ये। इफ द कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड द नंबर ऑफ एक्टिविटीज कंप्लीटेड इन दैट टाइम, इट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज और टाइम के बीच में एक रिलेशन डालते हैं तो हमें हमारे पास एक कर्व ऐसी बन जाती है, मतलब कि ज्यादा एक्टिविटीज जो है वो मोस्ट लाइकली टाइम के नजदीक ही जो है कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत कम जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम में हो जाएगी, और बहुत कम एक्टिविटीज हमारी पेसिमिस्टिक टाइम में हो जाएगी। तो इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कहते हैं। तो इसी में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कभी कभार जो है सिक्यू भी बन जाती है, मतलब कि ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो है बीच में हमारे पास पीक आ जाएगा, उसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और हमारे पास अगर जो है पीक जो है वो साइड में आ जाएगा तो उसे हम सिक्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हमारे पास अगर बीच में ये आ गया, पीक आ गया, तो उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और अगर हमारे पास जो है साइड में जो है ये आ गया तो उसे हम सिक्यू डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो यहां पर आपको कुछ चीजें देखनी है, इनमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। मीन क्या होता है? मीन of the distribution may be defined as algebraic sum of duration taken by various jobs divided by the number of jobs। मतलब क्या है, कितना टाइम लगा, डिफरेंट समेशन ऑफ टाइम अपॉन नंबर ऑफ एक्टिविटीज, हम ऐसे कह सकते हैं इसको मीन। तो मीन होता है कि कितना टाइम लगा, समेशन सब एक्टिविटीज, एक एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी, तीसरी एक्टिविटी, इसमें कुछ टाइम T1 लगेगा, T2 लगेगा, T3 लगेगा। तो हम क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन एक्टिविटीज कितनी है 3, तो ये हमारे पास मीन आ जाएगा। तो समझ में आ गया आपको मीन क्या होता है, समेशन ऑफ ड्यूरेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ड्यूरेशन। तो ये होता है हमारे पास मीन। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिविएशन क्या होता है। तो डिविएशन क्या होता है, अगर हमें डिविएशन देखना है तो हम किसी भी एक्टिविटी से जो है हम मीन टाइम को माइनस करेंगे तो हमारे पास डिविएशन आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो है यहां पर 2, 3 और 4 हमारे पास जो है टाइम ड्यूरेशन है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, और हमारे पास मीन जो आ गया वो 3 आ गया। फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि हमारे पास मीन जो है वो 3 आ गया, तो हम क्या करेंगे, डिविएशन अगर हमें इसके लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2 माइनस 3 निकालेंगे तो ये -1 आ जाएगा। और डिविएशन फॉर दिस T2 के लिए हमारे पास डिविएशन आ जाएगा 3 माइनस 3, वो आ गया 0। और डिविएशन फॉर दिस ये क्या आ जाएगा, 4 माइनस 3, तो ये आ जाएगा +1। तो ये होती है हमारे पास डिविएशन। डिविएशन क्या होता है कि किसी एक्टिविटी में कितना, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हम ये निकालते हैं, किसी भी एक्टिविटी के लिए एक एक ड्यूरेशन निकालते हैं। तो डिविएशन होता है कितना एक्टिविटी में हमारे पास टाइम लगा माइनस मीन टाइम, कितना टाइम लगा माइनस मीन टाइम, जो हमने मीन ऊपर निकाला हुआ है, तो यहां से हमारे पास डिविएशन निकल के आ जाएगी। डेल डिटरमाइन करता है डिविएशन, टी टाइम अंडर कंसिडरेशन फॉर विच डिविएशन इज बीन फाउंड। तो जिस टाइम के लिए हम डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो होता है टी, और टी एम होता है मीन जो हमने ऊपर निकाला हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, हमें डिविएशन का स्क्वायर करना है, फिर उनको ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविएशन। तो ये सिग्मा स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। सिग्मा स्क्वायर मतलब कि इन डिविएशन का सम करेंगे, मतलब कि डिविएशन का सम क्या आ जाएगा, नहीं, डिविएशन का स्क्वायर करना है फिर उनको सम करना है, मतलब कि डिविएशन का स्क्वायर, इस डिविएशन का स्क्वायर हमारे पास 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, इस डिविएशन का स्क्वायर 0, इस डिविएशन का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1। तो हमारे पास जो वेरिएंस आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा समेशन ऑफ डिविएशन स्क्वायर, तो ये 1 + 0 + 1, तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय n, तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय 3। n जो है हमारे पास एक्टिविटीज कितनी है, एक्टिविटीज हमारे पास 3 है, तो 2 डिवाइड बाय 3 जो हमारे पास वेरिएंस आ गया। तो ऐसे हम जो है हमें डिविएशन को, डिविएशन चाहे हमें प्लस में आ जाए चाहे माइनस में आ जाए, जब हम उनका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में ही आ जाएंगी। तो पॉजिटिव जो डिविएशन आ गई उनका स्क्वायर करना है डिवाइड बाय n, नंबर ऑफ एक्टिविटीज क्या है हमारे पास, तो ये आ गई, ये होती है वेरिएंस। वेरिएंस इज कॉमनली यूज्ड टू चेक द वेरिएबिलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि वेरिएबल कितना है, हमें वेरिएंस से पता चलता है कि जो है वो डिविएट कितना हो रहा है
एक्चुअल टाइम से। तो इसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन यही होता है, मतलब कि सिग्मा अगर हम यहां पर निकालें, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, और सिग्मा का स्क्वायर अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास सिग्मा आ जाएगा, तो इसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ऐसा याद रख सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। जो हमने वेरिएंस यहां पर निकाला हुआ है उसका अंडर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस जो होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इस पे जो है छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि ये जो है इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं करनी है, इसलिए इसमें से छोटा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये जो चीजें हैं ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कनेक्टेड टू चांसेस एंड अनसर्टेनिटीज। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है, तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। कभी कभार इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करो जो है ऐसे ड्रा करते हैं। यहां पर जो हमारे पास मीन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है वो हम म्यू से डिनोट करते हैं। और अगर हम इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन इस साइड भी और स्टैंडर्ड डिविएशन इस साइड भी माइनस करेंगे तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे, इस साइड और इस साइड पहुंच जाएंगे। जब हम अगर हम इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है, इसके नीचे कितना एरिया आ रहा है, तो वो होता है 68%। 68% एरिया इसके बीच में आ रहा है। 68% ऑफ द वैल्यूज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लाई विद इन प्लस माइनस सिग्मा फ्रॉम द एवरेज। तो एवरेज से प्लस माइनस सिग्मा अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो है 68% एरिया आ जाता है, मतलब कि इतना जो है वो 68% एरिया कवर करेगा। और प्लस माइनस 2 सिग्मा, मतलब यहां से यहां तक अगर हम देखेंगे प्लस माइनस 2 सिग्मा तक हमारे पास जो है एरिया वो होता है 98% ऑफ द एवरेज। एवरेज का 98%, मतलब कि यहां से यहां तक जो है इस कर्व के नीचे 98% एरिया लाई करेगा। और अगर हम म्यू माइनस 3 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा देखेंगे तो ये 99.7% ऑफ एरिया कवर करता है। इसमें से ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें से यही 3 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं आपसे, 68% प्लस माइनस सिग्मा और 98% प्लस माइनस 2 सिग्मा, 97% 99.7% जो है वो प्लस माइनस 3 सिग्मा से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इसमें इतना ही पूछा जा सकता है, वरना अगर आप इसको स्किप भी करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पहले ही बताया है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है पर्ट के केस में हम फॉलो करते हैं बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द एपेक्स। जो मैंने आपको अभी सिक्यू बोला था, जो मैंने अभी सिक्यू आपको बोला था कि सिक्यू हमारे पास होती है कुछ कर्व, तो वही होती है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेसिफिकेशंस ऑफ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो क्या होती है? स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक टाइम, स्मॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ रीचिंग द मोस्ट पेसिमिस्टिक टाइम। तो यहां पर ऑप्टिमिस्टिक टाइम ये है, पेसिमिस्टिक टाइम हमारे पास ये है। तो हमारे पास बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारी एक्टिविटी कोई जो है वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम में हो सकती है। ऐसे ही हमारे पास बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है कि हमारी कोई एक्टिविटी जो है वो पेसिमिस्टिक टाइम के अंदर अंदर जो है हो जाएगी। हैज ओनली वन मोस्ट लाइकली टाइम, तो मोस्ट लाइकली टाइम जो है सिर्फ एक ही होता है। द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी कैन बी मेजर्ड इजिली, तो यहां पर जो है अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी वो हम इजिली मेजर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के केस में हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है वो हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। वो होता है पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम अपॉन 6। ये चीज आपको याद रखनी है। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमें सिग्मा निकालना है स्टैंडर्ड डिविएशन, वो होता है पेसिमिस्टिक माइनस ऑप्टिमिस्टिक डिवाइड बाई 6। पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 हमारे पास क्या आता है? स्टैंडर्ड डिविएशन आता है। और वेरिएंस अगर हमें निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर हमारे पास जो है वेरिएंस के इक्वल होता है। पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर, इसी का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। इफ द वेरिएंस इज मोर अनसर्टेनिटी इन द टाइम एस्टिमेट इज मोर। अगर हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी तो हमारे पास जो है
टाइम एस्टिमेट जो है वो ज़्यादा अनसर्टेन होगा, मतलब कि हम ज़्यादा जो है अच्छी तरह टाइम को नहीं निकाल सकते हैं कि कितना टाइम हमारे पास लगेगा। आपको ऐसा दिया जा सकता है, दो एक्टिविटीज़ दी जा सकती है, दो एक्टिविटीज़ दी जा सकती है, उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम दिया जाएगा, और दूसरी एक्टिविटी उसके लिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मीन टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दिया जाएगा। बोलेगा कि इन दो में से यह निकाल के बताओ कि कौन सा ज़्यादा अनसर्टेन है, कौन सा ज्यादा अनसर्टेन है। आपको क्या करना है, आपको वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस इस एक्टिविटी के लिए पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर, पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर। ऐसे ही वेरिएंस निकालेंगे इस एक्टिविटी के लिए, इस एक्टिविटी के लिए भी वेरिएंस का फार्मूला यही होगा, और इन दो में से जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो ज्यादा अनसर्टेन होगा। आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा। मैंने इस पे क्वेश्चंस भी 2-4 बार देखे हैं कि आपको ये जो दी होती है, दो एक्टिविटीज दी होती है, और वहां पर दिखाया, बोला जाता है कि कौन सी जो है एक्टिविटी ज्यादा अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन हुआ मतलब कि किसमें हमें ज्यादा ये नहीं लगता है कि टाइम टाइम किसमें हम ज्यादा अच्छी तरह जो है नहीं बता सकते हैं, उसे कहेंगे अनसर्टेन। तो यहां पर जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा, जिसका वेरिएंस ज्यादा होगा वो ज्यादा अनसर्टेन होगा। तो ये चीजें होती हैं हमारे पास, इससे हम निकाल सकते हैं कि जो है अनसर्टेनिटी किस एक्टिविटी में ज्यादा होती है। अब देखते हैं कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है। एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, तो हमारे पास एक्टिविटी जो होती है, एक्टिविटी ऐसे दी होती है, और यहां पर जो है 3 टाइम एस्टिमेटर्स दिए होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम। ये इस सीक्वेंस में दिए होते हैं ना, आपको खुद से पता होना चाहिए ये पेसिमिस्टिक, ये मोस्ट लाइकली, ये ऑप्टिमिस्टिक। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको मोस्ट लाइकली टाइम निकालना है, एक्सपेक्टेड टाइम, सॉरी, एक्सपेक्टेड टाइम अगर आपको निकालना है, तो वो हम वेटेड एवरेज मेथड से निकालते हैं। मतलब कि ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मीन मोस्ट प्रोबेबल टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 1, 4, 1, ये हो गए 6 डिवाइड बाय 6। तो ये ऐसे आपको जो है एक्सपेक्टेड टाइम निकालना होता है। फार्मूला याद रखना, एक्सपेक्टेड टाइम आपको निकालना पूछा जा सकता है। छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि इस ये जो छोटे से न्यूमेरिकल होते हैं इसमें तो आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये जो है ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल तो इसको नहीं कहेंगे, ये सीधा जो है फार्मूला बेस्ड होता है, इसमें कुछ टाइम तो नहीं लगता है। तो एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 टाइम एस्टिमेट्स, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली। तो एक्सपेक्टेड टाइम जो हमारे पास होता है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम फॉर 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6 हमारे पास आ जाता है एक्सपेक्टेड टाइम। द एक्सपेक्टेड टाइम इज बेस्ड ऑन द एवरेज वेटेड मेथड। ये हमारे पास एवरेज वेटेड मेथड की फॉर्म में होता है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये एवरेज वेटेड मेथड के फॉर्म में होता है। इट इज रीजनेबल एज द चांसेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जॉब इन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम इज लेस देन मोस्ट लाइकली टाइम। क्योंकि आपने अभी देखा जो हमारे पास ग्राफ है, ग्राफ हमारा ऐसा बनता है, मतलब कि मोस्ट लाइकली टाइम जो है इसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमारा जो है एक्टिविटी कंप्लीट होगा, और ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम में बहुत कम होता है। इसीलिए जो है ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स मोस्ट लाइकली टाइम प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाय 6, क्योंकि यहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं मोस्ट लाइकली टाइम में हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होने के। इसीलिए ये जो है ये फार्मूला बहुत अच्छा जो है डिपिक्शन देता है कि एक्सपेक्टेड टाइम हमारा कितना लगेगा। इफ द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द पाथ इज मैक्सिमम, द पाथ इज क्रिटिकल पाथ। तो एक्सपेक्टेड टाइम अगर हमारे पास जो है मैक्सिमम है किसी भी चीज के लिए, तो उसे हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छोटा सा आपको जो है डायग्राम दिया जा सकता है, छोटा सा डायग्राम आपको देगा, तो आपको इसके लिए भी एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, इसके लिए भी एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, इसके लिए भी एक्सपेक्टेड टाइम, इसके लिए भी एक्सपेक्टेड टाइम, इसके लिए भी एक्सपेक्टेड टाइम, और बोलेगा आपको क्रिटिकल पाथ कौन सा है। क्रिटिकल पाथ कैसे आप निकालेंगे, जिस एक तो पाथ हमारे पास ये होगा, एक पाथ हमारा ये है और एक पाथ हमारा ये है। तो आपको देखना है कि जिस साइड से हमारे पास एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो ज्यादा लग रहा है, तो वही हमारा क्रिटिकल पाथ होगा। या तो ये क्रिटिकल पाथ होगा या ये क्रिटिकल पाथ होगा। आपको एक्सपेक्टेड टाइम को ऐड करना है, जिस पाथ के अलोंग एक्सपेक्टेड टाइम आपका ज्यादा आ जाएगा
उस पाथ को हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम जहां पर भी ज्यादा होता है उसको हम क्रिटिकल पाथ कहते हैं। तो ये था हमारे पास। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी हमें और भी टाइम कंप्यूटेशन थोड़ी बहुत करनी है इसके बारे में, और उसके बाद ये जो है पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। छोटी सी वीडियो मैं और एक बनाऊंगा जिसमें ये कंप्लीट कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर एपीएच को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द